फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब केस के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्या एक मां अपने 14 साल के उम्र के बच्चे से अपने नग्न शरीर पर पेंटिंग करा सकती है? क्या एक मां अपने 14 साल की उम्र के बच्चे के समक्ष अर्धनग्न अवस्था में आ सकती है? दोस्तों, एक ऐसा ही मामला केरल में आया है जिसमें अभी 2 दिन पहले केरल हाई कोर्ट ने उसी मामले की एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई की है। तो संपूर्ण मामला क्या है जानते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई करते हुए क्या टिप्पणी की गई और क्या कहा गया। साथियों, इससे पहले कि मैं केस के फैक्ट के बारे में बात करूं, मैं आपको बताता चलूं कि केरल की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता है रेहाना फातिमा। रेहाना फातिमा जो मॉडलिंग भी कर चुकी है और मलयालम भाषा की एक मूवी जो इका नाम था जिसका, उसमें एक्टिंग भी कर चुकी है। यह जो इका मूवी थी, इसका डायरेक्शन रेहाना फातिमा के साथी के द्वारा ही किया गया था और यह इका मूवी इंटरसेक्स व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताती है। आपको यह भी बता दूं कि अक्टूबर 2018 में जब केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के मूवमेंट चल रहा था, तो उस दौरान भी रेहाना फातिमा ने फेसबुक में एक पोस्ट की थी और रेहाना फातिमा के ऊपर यह आरोप लगा था कि उसकी जो पोस्ट है वो रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करती है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और करीब 18 दिन वो जेल में रही थी, फिर उसको बेल मिली थी। तो इस तरीके से रेहाना फातिमा का जीवन रहा है। अब मामला क्या है, इस केस के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने अभी बताया। रेहाना फातिमा के द्वारा YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है। उस वीडियो में यह दिखाया जाता है कि रेहाना फातिमा अर्धनग्न अवस्था में यानी टॉपलेस होकर लेटी हुई है और उसका 14 साल की उम्र का बेटा उसकी अर्धनग्न बॉडी पर पेंटिंग कर रहा है। वहीं पास में ही उसकी 8 साल की बेटी बैठी हुई है और वो अलग पेंटिंग कर रही है। इस तरीके से अर्धनग्न बॉडी पर 14 साल के बच्चे के द्वारा पेंटिंग करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। लोग यह आरोप लगाने लगते हैं कि इसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के साथ साथ अश्लीलता को परोसने का काम किया है। साथियों, इस हंगामे को लेकर के केरल सरकार रेहाना फातिमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। रेहाना फातिमा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 13, धारा 14, धारा 15 और जुनाइज जस्टिस एक्ट की धारा 75 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67B(d) के तहत केरल सरकार के द्वारा रेहाना फातिमा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है। इस एफआईआर के विरुद्ध रेहाना फातिमा केरल हाईकोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए आवेदन करती है। एंटीसिपेटरी बेल के दौरान जो तर्क दिए जाते हैं रेहाना फातिमा के द्वारा, वो बड़े ही अजीबोगरीब और दिलचस्प तर्क दिए जाते हैं। देखते हैं कि वो क्या तर्क हैं जो रेहाना फातिमा के अधिवक्ता के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई के दौरान दिए जाते हैं। रेहाना फातिमा के अधिवक्ता महोदय के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की हियरिंग के समय केरल हाईकोर्ट के समक्ष यह दलील दी जाती है कि उसने बच्चों को शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बताने और महिला के शरीर को वो विभिन्न नजरिए से देख सकें, ना कि सिर्फ यौन उपकरण के रूप में देखें, इस उद्देश्य से यह वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया। यह भी कहा गया अधिवक्ता महोदय के द्वारा कि रेहाना फातिमा ने बॉडी आर्ट एंड पॉलिटिक्स के नाम से एक कैंपेनियन चलाई। यह जो वीडियो था, यह वीडियो उसी कैंपेनियन का एक पार्ट था। आगे यह दलील दी गई कि उसके खिलाफ यह जो मुकदमा दर्ज हुआ है, यह नैतिकतावादी चीख पुकार का नतीजा है। रेहाना फातिमा की ओर से दलील देते हुए यह कहा गया कि यदि बच्चे उसके मां के शरीर को प्राकृतिक रूप से देखते हुए बड़े होते हैं तो उनके दिमाग में महिलाओं के शरीर के बारे में उत्तेजक कल्पनाएं नहीं आएंगी। यानी बच्चों का दिमाग महिलाओं के शरीर के बारे में उत्तेजक कल्पनाओं से मुक्त हो जाएगा यदि वह अपनी मां के शरीर को इस तरीके से देखते हुए बड़े होते हैं।
रेहाना फातिमा ने अदालत को अपने नोट के जरिए यह कहा कि जो बच्चा अपनी मां के शरीर को नग्न अवस्था में देखता हुआ बड़ा होता है वो किसी दूसरी महिला के शरीर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। और अंत में यह कहा गया कि मैंने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया और अपलोड किया। न्यायालय के द्वारा रेहाना फातिमा के द्वारा दिए गए इस तर्क को, रेहाना फातिमा के द्वारा दी गई इन तमाम दलीलों को कि उसने सेक्स एजुकेशन के लिए वीडियो बनाया, उसने जागरूकता के लिए वीडियो बनाए, तमाम दलीलों को खारिज कर दिया गया। और देखते हैं कि और अदालत ने क्या क्या कहा। साथियों, माननीय केरल हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन के द्वारा यह कहा गया कि जिस तरीके से 14 साल के बेटे व 8 साल की बेटी को आपने अपने अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करते हुए दर्शाया है और वीडियो बनाया है, वह पूरी तरीके से अश्लीलता परोसने का अपराध है। प्रथम दृष्टया बच्चों को अश्लील तरीके से पेश करने का अपराध किया गया है, यह अदालत के द्वारा कहा गया। अदालत ने कहा कि अगर आपको सेक्स एजुकेशन देनी थी तो आप अपने घर के 4 दीवारी के अंदर सेक्स एजुकेशन देती, और वह भी उस तरीके से जो कानून की परिधि में होता, कानून के द्वारा कहीं मना ना किया गया होता, तो आप सेक्स एजुकेशन देती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने इस मामले में अपने ऑर्डर में तमाम धार्मिक पुस्तकों का हवाला दिया, मनुस्मृति के श्लोकों का हवाला दिया, कुरान पाक की आयतों का हवाला दिया, और इन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों और आयतों का हवाला देते हुए यह कहा कि मां की भूमिका बच्चे के डेवलपमेंट में क्या होती है, और इस तरीके से विस्तार पूर्वक मां की भूमिका का उल्लेख किया। और अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता ने यौन लाभ लेने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। हाँ दोस्तों, यह एक बड़ी टिप्पणी की गई ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट के द्वारा रेहाना फातिमा के खिलाफ कि बच्चों का इस्तेमाल यौन लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसीलिए पॉक्सो एक्ट की धारा 13, 14, 15 को लगाया गया, जिसमें यह कहा गया है कि यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफी, बच्चों का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करना, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चों का यूज करना, ये वो सेक्शंस हैं जो लगाए गए। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि बच्चे जिस तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं उनको बिल्कुल अश्लील तरीके से पेश किया गया है। माननीय न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक केस लॉ को डिस्कस किया गया। वह केस लॉ है समरेश बोस का। समरेश बोस के केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अश्लीलता क्या होती है उसको विस्तार पूर्वक डिस्कस किया गया है। तो उस केस लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर में कोट किया गया। दूसरा यह भी कहा गया न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा कि मैं अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद, एक बड़ी टिप्पणी की गई कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वीडियो में अश्लीलता नहीं थी। हाँ दोस्तों, यह एक बड़ी टिप्पणी न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई करते हुए कही गई। और अंत में माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा उन तमाम दलीलों को खारिज करते हुए यह कहा गया कि हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि आपने सेक्स एजुकेशन देने के लिए नग्न अवस्था में आकर अपने बच्चे से अपनी बॉडी पे पेंटिंग करवाई और उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को अपलोड किया, और पी चिदम्बरम के केस लॉ को कोट करते हुए एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को खारिज कर दी। हाँ दोस्तों, पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो 2019 का केस था, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल पी चिदम्बरम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, जो उनकी खारिज की गई थी, उसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में, उन प्रिंसिपल्स की रोशनी में रेहाना फातिमा की एंटीसिपेटरी बेल को केरल हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। दोस्तों, तो साथियों, यह थी एक दिलचस्प और अजीबोगरीब केस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है वो जानकारी जरूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अपनी राय अवश्य दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।